अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से। और आज की फिल्म है द नेक्स्ट 3 डेज। ये रसल क्रो की शाहकार फिल्मों में से एक है। रसल क्रो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। अगर आप फिल्म के स्क्रिप्ट में खो जाना चाहते हैं, कहानी के पेचो खम एंजॉय करना चाहते हैं, हालांकि इतनी तवील फिल्म, इतनी स्लो फिल्म, अगर आप उसमें डूबे ना तो आप महसूस करेंगे कि ड्रैग है। लेकिन नेक्स्ट 3 डेज जैसी फिल्म रसल क्रो तो क्या, हॉलीवुड में बहुत कम बनती हैं। यह फिल्म एक फ्रेंच मूवी का रीमेक है। उस फ्रेंच मूवी को पुअर एले कहते हैं, पुअर भी कहते हैं और पुअर एले। यूं समझ लीजिए कि उसका जो अंग्रेजी वर्जन था वो था कि एनीथिंग फॉर हर, एनीथिंग फॉर हर। ये कोई लव स्टोरी नहीं है एज सच, ये थ्रिलर है। एक शरीफ आदमी, उसकी बहुत ही नफीस, बहुत खुशगवार बीवी, उसके ऊपर कत्ल का इल्जाम लग जाता है। और जिसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं, वो सरासर उसे इम्प्लीकेट करती हैं और उससे बचने का कोई रास्ता नहीं होता। साबित हो जाता है कि ये मर्डर इसी ने किया है, क्योंकि हालात की चेन देखी जाती है। इन्वेस्टिगेटर्स देखते हैं कि आज इसकी नाराजगी हुई थी, इसकी लड़ाई हुई थी किसी के साथ, सुबह उसके साथ कुछ मुंहमारी हो गई थी और दफ्तर में भी इसके मामलात कुछ आज ठीक नहीं रहे। वापसी पर उसी औरत के साथ इसका फड्डा हुआ तो इसने उसको जान से मार दिया। अब वो इल्जाम गलत था, वो रॉबरी केस था, मतलब रॉबरी के दौरान उसे कत्ल किसी और ने किया। लेकिन ऐसे हालात पैदा हो गए कि ब्लड स्टेन्स भी इसके लिबास से मिल गए, इसका बटन भी एक वहां से मिल गया और बहुत सारी चीज। क्योंकि जो मर्डरर था वो भागा है ना, तो उसका हाथ इसके जिस्म पर लगा और वो ब्लड स्टेन्ड था। ये सारी चीजें मिल मिला के अल्टीमेटली इस बेचारी ने एफर्ट ही खत्म कर दी और इसे सजाए मौत होगी। लेकिन इसकी अपील के बारे में वो बड़ा होपफुल होता है कि मेरी बीवी मर्डर कर ही नहीं सकती। बार बार अपनी बीवी से बात करने लगता है तो वो कहती है कि तुम्हें पता है मैं बेकसूर हूं। वो कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे मत बताओ। इवन इफ यू आर अ मर्डरर, मैंने तुम्हें निकालना है। मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगा तुम्हारे बगैर। और दूसरा ये कि तुम एक बहुत उम्दा खातून हो, तुम्हारे हाथ से मर्डर अगर सरजद भी हो गया तो कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस होंगे कि नागजीर होगा, इनएविटेबल होगा, इंडिस्पेंसिबल सर्कमस्टेंसेस होंगे। डेस्परेट मेजर्स में बाज़ औक़ात बंदा कर गुजरता है ये। तो मुझे तो बहुत नाराज होती है कि तुम ये समझते हो कि मैं मर्डर कर भी सकती हूं। इसी कश्मकश में उनकी अपील खारिज हो जाती है और उसकी एग्जीक्यूशन में अब चंद दिन रह जाते हैं। उसके पास और कोई तरीका कार नहीं होता कि वो अपनी बीवी को जेल से फरार करवाए। अब इसके लिए वो होमवर्क करता है। उसका होमवर्क दीदनी है। होमवर्क अल्काट्राज में भी बहुत हुआ, होमवर्क द रॉक में भी बहुत हुआ, होमवर्क द ग्रेट एस्केप में भी हुआ। लेकिन इस होमवर्क का कमाल ही और है। ये आपको एंड में पता चलेगा कि इसने एक होमवर्क डफांग के तौर पे, फ्रॉड के तौर पे किया था कि जब मैं भागूंगा तो पीछे से एफबीआई मेरे होमवर्क की बुनियाद पर, मेरे चार्ट्स, मेरे नक्शों और मेरे इशारियों की बुनियाद पर मेरे पीछे आएगी। वो सारा मिसलीडिंग होता है। इतना इंटेलिजेंट होता है ये शख्स। लेकिन शरीफ आदमी। ये भी एक चीज डायरेक्टर ने, राइटर ने प्रेजेंट की। ये जिस फ्रेंच कहानी का रीमेक है, मैं इसे चरबा नहीं कहता क्योंकि उससे बेहतर फिल्म है, कई गुना बेहतर फिल्म है। ये उसमें एक प्रोफेसर होता है, मास्टर स्कूल टीचर, उसकी बीवी पे इल्जाम लगता है। तो ये एक क्रिमिनल की खिदमत हासिल करता है। क्रिमिनल से पूछता है अगर मैंने ये करना हो तो मैं पैसे कहां से अरेंज करूं, ये करना हो तो मेरे पास तरीकाकार क्या होना चाहिए। क्या बात। सबसे पहले वो इसको, और वो होता है लियम नीसन। लियम नीसन का छोटा सा रोल, इतना महान एक्टर, इतना बड़ा कामयाब हीरो, जिसकी फिल्में मतलब ऊपर तले उसकी नॉन स्टॉप सुपर डुपर हिट फिल्में आई। लेकिन मुझे उसकी जो फिल्म जिंदगी भर नहीं भूल सकती, 2, रॉब रॉय, जिसका वो हीरो है रॉब रॉय। मैं आपको हमेशा तलकीन करता हूं
कि अगर आपने स्कॉटलैंड का टीपू सुल्तान देखना हो, स्कॉटलैंड का मुजाहिद देखना हो, जो हक व बातिल की लड़ाई में कत्ल होना अपने लिए, जिस तरह विलियम वैलिस था, ये स्कॉटिश सपूत जिस पर आज भी फख्र करती है वो धरती, उसी तरह रॉब रॉय था। ब्रेव हार्ट जरूर देखें, लेकिन अगर चॉइस है तो रॉब रॉय उससे बहुत बड़ी फिल्म है, ब्रेव हार्ट से कई गुना बड़ी फिल्म है। लियम नीसन की दूसरी फिल्म आप टेकन अच्छी लगती है आपको? टेकन अच्छी है, लेकिन इससे बहुत बहुत बड़ी फिल्म है टेकन, या अननोन, या नॉन स्टॉप, ए टीम। अब इसकी अगर देखा जाए तो शिंडलर्स लिस्ट दूसरी बेस्ट मूवी होनी चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस में लाजवाल था, लाजवाब था, लेकिन दूसरी फिल्म ये नहीं थी। ये विक्टर ह्यूगो का नॉवल था, ले मिजराबल्स। मतलब विक्टर ह्यूगो का नॉवल, लियम नीसन की निहायत शानदार परफॉर्मेंस, डायरेक्शन और कॉस्ट्यूम कमाल के, और आइसिंग ऑन द केक जेफरी रश जो उसमें विलन है। ये बहुत बड़ा काम। ये रॉब रॉय के बाद अगर लियम नीसन का कोई काम आपने देखना हो तो ले मिजराबल्स देखिए, फिर लगे हाथों शिंडलर्स लिस्ट भी देख लिया। अब आ जाएं नेक्स्ट 3 डेज की तरफ। नक्शा बन गया है, नक्शा वक्शा बन गया। लियम नीसन इसको कहता है तुम्हें बहुत पैसा चाहिए, इसलिए छोड़ दो ये ख्याल। वो कहता है पैसा मैं काबू कर लूंगा, मुझे तरीके आते हैं। वो फिर एक बहुत बड़े गैंगस्टर को काबू करता है, उसको मर्डर भी करता है, मारना पड़ जाता है इसको, उससे पैसा निकालता है। बहुत सारे उसके मतलब है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स छीन लेता है उससे, और बीवी खुदकुशी करने पर अब आमादा है। हत्ता कि जब ये निकल रहे होते हैं, फरार के रास्ते पे होते हैं, तो तब भी चलती गाड़ी से वो छलांग लगाने लगती है, ये उसको रोक लेता है और बिलाखिर उसे लेकर साउथ अमेरिका के एक मुल्क में चला जाता है। तो वो जो FBI वाले हैं वो कहते हैं ये चक्कर तो दे गया, लेकिन ये देखो अब पकड़ा गया है ये, क्योंकि ये थे वो रफ कागज वहां से जो इसने ट्रैश किए थे। वो ट्रैश करदा कागजों के पीछे जाते हैं। वो कहते हैं कि ये चाहता था, इसकी ख्वाहिश थी कि हम मिसलीड हों, ये इसने हमें मिसलीड किया है, तो हम क़यामत तक नहीं पहुंच सकते। वो फिर दाखिल दफ्तर कर दी जाती है तफ्तीश, और वो आराम से सुकून से उस मुल्क में रह रहा है अपने बेटे और अपनी बीवी के साथ। तो फिर सानू इजाजत दो भाई जी, सारी कहानी तो तुसी दस ही दी है। अच्छा जनाब, ये हैं हमारे मकामी फिल्म प्रोड्यूसर जो हीरो भी हैं। ये भी एक बीमारी है ना हमारे यहाँ कि जो प्रोड्यूसर होता है वो हीरो भी होता है। और एक हैं राइटर डायरेक्टर, साथ उनके एक हेरोइन है, और ये पंजाबी वर्जन बना रहे हैं द नेक्स्ट 3 डेज का। देखिए मेरी बात सुने आफ्ताब, ये कोई बनाना कोई मायूब बात नहीं है। नहीं नहीं, कतन कोई मायूब बात। इंस्पिरेशन तो होती है ना आप लोगों जी जी, गॉडफादर का हमने एक वर्जन में, बड़ी सुपर हिट फिल्म थी सुधीर की, उसका नाम भी गॉडफादर था। सुधीर वॉज द गॉडफादर, उसमें मोहम्मद अली भी था, सुल्तान राही भी था। लेकिन अब मैं जब इससे पिक्चराइज करूंगा ना जी, आपको ये सब कुछ भुला दूंगा। ये बोटाई वाले को जी, ये रसल क्रो के तौर पे फिल्म का नाम क्या है वैसे? देखिए मैं इसका आफ्ताब नाम कुछ और रखना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने पैसे लगाए, ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये 3 दिहाड़े। क्या क्या है जी फिर? अगले 3 दिहाड़े, अगले 3 दिहाड़े, अगले 3 दिहाड़े, नेक्स्ट 3 डेज। 3 डेज। और आप यकीन करेंगे जब मैंने ये स्वीटी को इसे दिखाया है ना, ये सब कुछ अपना बेच बांट के यहाँ आ चुका। काम क्या करते थे तुम? ये मेरा मरी ते होटल है। मरी में होटल? हाँ जी, 503 कमरे का वो वेच दिता है। सिर्फ मोहब्बत की है फिल्म नाल। तुम जिसे फिल्म समझ रहे हो ना, वो बेचारी एक बेवकूफ सी, मासूम सी, जवान सी लड़की है। असल फिल्म ये है जिसने तुम्हें फ्रॉड लगाकर घेरा है। नहीं 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 नहीं, कतई तौर पे ऐसा नहीं है। मैं जानता ही नहीं हूं आपको, आपने कहां से फिल्म सीखी है? भैया मैंने हॉलीवुड में काम किया है, बॉलीवुड में काम किया। यश राज का नाम आपने सुना? ओ, उसके बैनर तले मैंने काम किया है। जी ओदे बैनर तले इन्हें समोसे लाए सर। उसके बैनर तले इस तरह का काम किया। ये तो भांड मिरासी आपने बिठाए हुए हैं, ये जुगत ना करे तो इनको तो रोटी हजम नहीं अच्छा होती। वड़ाइच साहब, आप ये बताइए कि आपने यश राज प्रोडक्शंस में रोल क्या प्ले किया? अरे भाई मैं उनका प्रोडक्शन कंट्रोलर था। अच्छा, प्रोडक्शन कंट्रोलर। आप मान लिया प्रोडक्शन कंट्रोलर होंगे, किस फिल्म में थे और उसमें क्रेडिट आपको क्यों नहीं दिया गया? असल में ना इसके पीछे एक कहानी, इंसान से पूछ लेते हैं, 100 सदमात होते हैं बंदे के। चलें जी, इंसान से पूछते हैं, भैया इनके कौन से सदमात?
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ जी नहीं, आपने उन फिल्मों में इनके क्रेडिट्स देखे हैं? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜੀ ਆਂਦਾ ਹੈ तो आपको कैसे यकीन है ये सही आंदा है? ਆ ਕਿਉਂ ਇਹ ਡੱਬੇ ਜਾਇਆ अच्छा, हॉलीवुड में कहाँ काम किया? अच्छा क्या सवाल करते हैं आप कि कहाँ काम किया? कोपला के साथ काम किया? ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਪੋਲਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥਲੇ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। बस एक हमारा डायरेक्टर था गुजरांवाला का, वो पंक्चरों का काम भी करता था, साथ हलवा पूरी भी लगाता, अब भी ये लगाता है। ਇਕਬਾਲ ਭੱਟੀ ਜੀ इकबाल भट्टी, ये बड़ी बात है कि फिल्म डायरेक्टर भी है और उसका अपना नाश्ता भी है। ਉਹ ਤੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अच्छा जनाब, जी आपने कोपला के साथ कोपला काम- के साथ? कोपला का पूरा नाम क्या था? 10 ਹੁਣ ਮਰੇ ਬਗੈਰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸ ਓਏ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮਰੇ ਛਾਪਰ 'ਚ ਗੱਦਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ देखते हैं आप। मैं मुंतजर हूं, आपने मुझे कोपला का पूरा नाम नहीं बताया। देखिए हम प्यार से यही सिर्फ कोपला ही कहते थे। ਓਏ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪੋਕਲਾ ਛਪਾਕੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਆਈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਪਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੰਨੀ ਦਿਆ और इन पे लानत भेजें, आप फिल्म के बारे में बात करें। ਕਰੋ ਜੀ ਤਰਿਆ ਦਾੜੇ ਤੇ ਬਲ ये त्राय दिहाड़े पे हम बात नहीं कर रहे, हम नेक्स्ट 3 डेज पे बात कर रहे हैं। वो तुम्हारी ही फिल्म का अंग्रेजी वर्जन, ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਪੀ ਹੋ आप वो आपकी कॉपी है। हाय हाय ये कत्ल के झूठे मुकदमात पे या जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होती है उस पर बनने वाली बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। यानी आप उस इंडस्ट्री का कमाल देखें हॉलीवुड का कि कई मूवीज ऐसी हैं कि जिनके बाद कानून नए बन गए जी जी, उन फिल्मों को देखकर। और हमारे यहां देख लीजिए 22 साल बाद मजहर फारूकी नामी एक शख्स को बाइज्जत बरी किया गया, उस पर कत्ल का इल्जाम था। 22 साल बेचारा ख्वार होता रहा। ओए होए एक औरत थी 19 साल, वो अंदर रही और वो पागल हो गई सुना। और वो पागल हो गई, उसके सारे घर वाले मर मरा गए। जब मर खप गए, बाहर निकली तो उसने कहा मुझे अंदर ही ले चलो, बाहर तो है ही कोई नहीं, हाय हाय मैंने किसके पास जाना है? और उसे कहा गया जी हमसे गलती हुई। अमेरिका में एक शख्स 40 साल बाद बरी हुआ कैलिफोर्निया में, और उसने 21-22 मिलियन डॉलर्स का हर्जाना किया। लेकिन सवाल यह कि 70 साल की उम्र में किस काम का वो 21-22 मिलियन डॉलर? आपको एक फिल्म याद आई है बहुत पुरानी, मोहम्मद अली की, इंसाफ और कानून, जिसमें वो कहता है कि मेरी जिंदगी के 13 साल वापस करो। ओए होए होए, बहुत जज आला। साहब मुझे नहीं कुछ और चाहिए जज साहब, मुझे 13 साल वापस करे तब मैं कहूंगा मुझे इंसाफ मिला। और रोंगटे खड़े कर देने वाली गूज बम्प्स अगर किसी ने देखने हो ना कि किसी परफॉर्मेंस पे, तो मोहम्मद अली की वो परफॉर्मेंस जरूर देखें। मुझे ऐसी रिहाई नहीं चाहिए। मैं इस मुर्दा जिंदगी का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। मुझे मेरे 12 साल वापस दे दो। मैं इंसाफ और कानून को पुकार रहा हूँ। लेकिन ये जो फिल्म मैं बना रहा हूँ ना आफ्ताब, ਆ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ये भी बिल्कुल सही है। ਉੱਠ ये बातें कर रहा है कपूला की, स्टीवन स्पीलबर्ग की। ये जुरासिक पार्क जब फिल्म बना रहा था डायरेक्टर स्पीलबर्ग, जी, तो नासा से एक कंप्यूटर मांगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, ये नेशनल एसेट्स में से एक चीज है, हम नहीं दे सकते आपको मूवी के लिए। उसने उससे अच्छा कंप्यूटर बनवा लिया और उसके बाद उसने फिल्म बनाने के बाद वो नासा को गिफ्ट कर दिया कि ये अब आप रखें। जी वाह जी, वाह। तो ये उनकी बात कर रहा है। और इल्दा ना कोको तुम्हें पता नहीं है। आपकी कोई फिल्म क्यों भाई, तुमने जो एक होटल पूरा लगा दिया इस पे, हाय। और आप जो वारी सदके जा रही हैं अपने डायरेक्टर के, मेरी डेब्यूट मूवी है। ये डेब्यू कभी नहीं होगा आपका। इनका डेब्यू नहीं होगा। ये फिल्म जैसे ही बॉक्स ऑफिस पे आएगी ना, इनकी फिल्मों की लाइन लग जाएगी। आपने अब तक बॉक्स ऑफिस हिट कोई एक फिल्म बनाई है? मैंने एक फिल्म बनाई थी, बताओ इनको वो फिल्म। वो इतनी बड़ी फिल्म है, मैं आपको बता नहीं सकती। बड़ी फिल्म से क्या मुराद है? सर मैं कहता हूं कि विलियम वाइलर ने क्या बड़ी फिल्म बनाई। नहीं, हमने नाम क्यों नहीं सुना? यार अगर आपने नहीं सुना तो मैं जिम्मेदार हूं इसका। मतलब क्या, जरका थी वो, आईना थी, मौला जट थी, ये छोटी फिल्म है, बड़ी फिल्म बनाई है। बड़ी ओहो, ये ड्यूरेशन, ये 30,000 फुट की फिल्म बना के ले आया। इसको ये नहीं पता कि 12-13 हजार फुट में फिल्म बन जाती है। और प्रोड्यूसर का जाहिर है होटल बिकवाया है, तो वो कहाँ लगवाना है इसे? अच्छा जी, फिल्म रिलीज कब हुई थी? यही तो प्रॉब्लम है कि रिलीज ही तो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? हसद करते हैं ये हुक्मरान मुझसे। क्यों, क्या कहते हैं? कहते हैं जी इसमें वायलेंस बहुत है। अब आप खुद बताएं, अगर वायलेंस ना होगा तो फिल्म होगी? नहीं, कौन सा हुक्मरान, आप किसकी बात कर रहे हैं? नवाज शरीफ? नहीं सर नहीं, कहा नवाज शरीफ,
जियाउल हक की बात कर रहा हूँ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ जी ये डायरेक्टर कोई नहीं मस्त हैगा जे ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਭ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। तू तो आखिर बड़ी वड्डी फिल्म बनाई है तू, मैंने आज दसता पे रिलीज ही नहीं हुई। और तुम पागल हो क्या? तुम सिर्फ एक स्वीटी को देख के होटल बेच आए? सर मैं आधा आधा मुस्तकबिल बन जावे। हाय ਓਏ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਵੇਚਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਉਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੇਟਰ होना ही जा मैं तेरे को बात सुने, स्वीटी आपका असल नाम क्या है? मेरा नाम समीना है। मीना, इतना अच्छा नाम, तो स्वीटी क्यों रखा है? वो डायरेक्टर साहब ने रखा है ना एक फिल्मी नाम। पढ़ी लिखी हैं आप? सर अभी मैं स्टूडेंट हूँ। किस कॉलेज में पढ़ रही हैं? नहीं नहीं सर, मैं एकेडमी से तालीम ले रही हूँ। आप कोई बात करेंगे ऐसे झट जवाब आएगा। ये हो जाए बंदे की फिल्म का नाम था बकवास तो मैंने की थी। अच्छा, अगर ये फिल्म फ्लॉप होगी तो क्या करोगे? और क्यों है, फ्लॉप भी हो सकती है। मैं तेन एक गल दस दिया, जे मेरी ये फिल्म सुपर हिट ना हुई ना, मैं तेरा ढिड पाड़ के पैसे कट ली सा। गाने फ्रांस च करने ने सी। सारे गाने जो है ना रिवियरा पे होंगे। फ्रेंच रिवियरा पे जी 50 कुड़ियां तो 50 बंदे पीछे कोरस होना है। मैं कहना 500 बंदा तेरे पीछे पीछे होना जिदे जिदे तू पैसे देने ने। स्वीटी तो आप देखिएगा कि ये कहाँ जाएगी। एंड दे हुई बच्ची दी बेटी निकल आनी। ये मतलब न्यू स्टॉक है। वीरान जे स्टेशन दे हो जे बंदे दी चाह दा होटल हुंदा छोटा जिहा। ਉਥੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਚੁੜੇਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। मैंने चंद दिन पहले बागी साहब का एक कॉलम पढ़ा है, उसमें उन्होंने खुसूसी तौर पे कहा कि प्रोड्यूसर जो है वो चूंकि हेरोइन पे फरेफ्ता होता है इसलिए पैसा इन्वेस्ट करता है। वरना देखिए ना, इनको क्या पता कि ये पीछे लाइट क्या होनी चाहिए, यहाँ चीज क्या है, ये शेर का मिसरा सीधा है या उल्टा है। आपको पता है इन सब चीजों का? मैं फिल्म डायरेक्टर नहीं हूँ, ज्यादा से ज्यादा एक क्रिटिक हूँ। डायरेक्टर साहब आप कोई जानवरों पे फिल्म बनाए? हाँ। तो ये तुम्हारे ख्याल में किस पर बना रहा है? अच्छा जी, क्वेश्चन। सर आपको रसल क्रो की कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद है? मुझे सबसे ज्यादा उसकी फिल्म रिडली स्कॉट की ग्लैडिएटर। ग्लैडिएटर उसकी नंबर 1 मूवी है। और अगर देखा जाए तो दूसरी मूवी ब्यूटीफुल माइंड, वो भी बहुत शानदार है। लेकिन फिल्म का जहां तक ताल्लुक है, और इसमें रसल क्रो का इतना रोल नहीं है, रसल क्रो की जगह कोई भी और होता तो ये फिल्म बड़ी शानदार होती। इसकी स्टोरी बहुत तगड़ी है और वो यही है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, द नेक्स्ट 3 डेज। आप अगर फिल्म बनाए स्वीटी को लेके, ये बाबे ने फिल्म को रोल दे हो। इन्हें विलन कास्ट कर लीजिए सर। बाबा जी ग्रैंजर भी बड़ा है, एक्टिंग भी बड़ी है, स्मेल भी बड़ी है। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि माहिरीन ने इस साल पाकिस्तान में सैलाब की पेशगोई कर दी। 61 इंच बर्फ पड़ी है इस साल, वाह वाह वाह, जो नॉर्मल रूटीन से तकरीबन 20 इंचेस ज्यादा है। मतलब 40, 41, 42 से ज्यादा आमतौर पे नहीं पड़ा करती, और अभी तक पड़ रही है। मौसम इस तेजी से बदले हैं और इसका ताल्लुक ग्लोबल वार्मिंग से है। आपका मॉनसून सिस्टम चेंज हो गया, आपके दीगर सिस्टम्स, फिर जो कुछ हम प्लेनेट के साथ करते चले जा रहे हैं और कर चुके। और उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा एक बहुत शानदार फिल्म, नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म है आवर प्लेनेट। जरा वो देखिए, आपको अंदाजा होगा। एटनबरो की बहुत शानदार नरेशन है उसमें, और कुछ नहीं, उससे भी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज नेट जियो चला चुका है। हम खुद अपने चैनल पे इंडस पे बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज चला रहे हैं। लेकिन उसने जो बात की है वो ये कि जो इस प्लेनेट का हशर हमने कर दिया है पिछले 70 साल में, वो 70,000 साल में नहीं हुआ होगा। अब ये रूबज़वाल है, अगर इसको ठीक ना किया गया तो बहुत तबाही होगी। अब आए हमारे अपने सैलाब के खतरे की तरफ। जी। पिछले दिनों फ्लड कमीशन के चेयरमैन ने स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये बयान दिया है कि इस साल सुपर फ्लड्स की तवक्को है, क्योंकि जो दबीज तय है बर्फ की उसने पिघलना है। जो 2010 में आया था, 2010 में अल्लाह ना करे कि ऐसा सैलाब फिर आए, वो बहुत भयानक सैलाब था। फिर जो 76 में आया था, मैं तो कालाबाग में वो जगह देख कर आया हूं कि रेस्ट हाउस के अंदर पानी किस किस मकाम पे इंडस का पानी गया था। तो अगर ये सैलाब इस तरह आता है तो इसका नुकसान इन हेडवर्क्स को होगा। ये जो छोटे छोटे बंद बने होते हैं,
जो आबादियों से पानी को रोक के रखते हैं। जी मतलब जैसे हमारे यहाँ ये लाहौर को बंद रोड ने बचा रखा है रावी के पानी से जी। तो वो एक बंद है मिंचन बंद जी। जैसे मिंचनाबाद है ना तो मिंचन के नाम पे मिंचन बंद है रहीम यार खान में। अगर इसकी रिपेयर ना की गई तो खुदा न खास्ता सैलाब तगड़ा आता है तो ये इसे बहा ले जाएगी। ये क्यों नहीं कर रहे छोटे छोटे बंद रिपेयर क्यों नहीं हो रहे? इसलिए कि जब सैलाब की वार्निंग आएगी डबल ट्रिपल पैसे लगाकर रातों रात कैश देकर, क्योंकि फिर कमीशन भी कैश में मिल जाता है, तो इस तरह करके ये बेड़ा गर्क करते हैं। जो सबसे खतरनाक और सबसे गंदी करप्शन है वो ये कि महकमा अनहार होती सोती मशीनरी के बावजूद प्राइवेट इदारों से आउटसोर्स करता है। प्राइवेट इदारे फिर साथ शामिल होते हैं इस चोरी के, इस डकैती के। आपकी मनमानी पर्चियों पे साइन कर देते हैं। तो डबल तो एवरेज है। अरबों रुपए की मशीनरी पिछले 2-3 सालों में खरीदी गई, लेकिन उसके बावजूद प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए जाते हैं और वो सरकारी मशीनरी से 2 से 3 गुना ज्यादा कीमत पर वही काम करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि मशीनरी क्यों खरीदी गई? वो तो ऐसे अश्कशोई के लिए खरीदी जाती है ना, क्योंकि वो तो दर्शनी पहलवान है, बस सिर्फ खड़ा करने के लिए दिखा दिया। असल काम तो प्राइवेट होता है, आउटसोर्सिंग होती है कि आप पैसे लगवाओ, कितने पैसे दोगे, क्यों? इस वक्त खजाने के मुंह खुले हुए हैं, आगे पीछे गरीब मुल्क है, गरीब सूबा है, पैसा नहीं है। लेकिन जब सैलाब रेला इस वक्त कादराबाद से गुजर रहा है, इस वक्त रेला कालाबाग से गुजर रहा है, तो फिर सीएम से जो मर्जी मनवा लें, वो फिर खजाने का मुंह खोल देगा। क्यों? मजबूरी है, वो बेचारा क्या करे। फिर 5-6 अरब रुपया इस सैलाब की नजर हो जाएगा, रिपेयर की नजर हो जाएगा। ये ऐसे बदबख्त हैं, ये मिट्टी डालते हैं सिर्फ बंद के ऊपर और सैलाब का रेला बहा के ले जाता है, फिर अगली डालते हैं, फिर उससे अगली डालते हैं, ताकि वो बहती जाए, ये नया सिलसिला चलता जाए। उसका पक्का और मुस्तकिल बंदोबस्त नहीं करेंगे। लेकिन सर सारे सीएम तो नहीं ना, फिर आप समझेंगे, फिर मैं बात करूंगा, बात किसी और तरफ जाएगी कि जो सैलाब में जाके खुद निगरानी करे। ये जो तुम बात करना चाह रहे हो ना, आप जानबूझ के मेरा ध्यान उधर डलवा रहा है ताकि मैं फिर बताऊं कि तुम्हारे उस सीएम की नाक तले तौसा बैराज में क्या हुआ था। सर हो जाना ये एक आफत है, अब ये आफत की तरफ चला गया, ये खुदाई है। देखिए सैलाब आ जाना किसी हुकूमत की वजह से तो नहीं आता सैलाब। लेकिन तुम हमें लंबे बूटों से बहुत मुतासिर करने लगे थे। मोटरसाइकिल पे बैठ के भी गया था एक दफा। मैं वही बात कर रहा हूं कि आप मतलब अच्छा, अब हेलीकॉप्टर से जो बोतलें फेंकता है बंदों के ऊपर कौन फेंकता? आपका सीएम। अरे 1 मई यौम मजदूर पे क्या बयान दिया उन्होंने कि अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं मजदूरों के लिए बहुत काम करूंगा। ये परसों आपके यहाँ जो यौम तासीस के मौके पे क्या गरीबों के, क्या मजदूरों के साथ हुआ है, बताएं ना। इसका सैलाब के साथ क्या ताल्लुक है? बात इन्होंने की है तासीस की, इन्होंने क्यों बात की है? इन्हें पूछे ना कि इसका ताल्लुक है। एक खुला जिया दानिश्वर है सर। अच्छा जी, पिछले 2 साल से पाकिस्तान में इंडस वाटर कमिश्नर मुकर्रर ही नहीं किया गया। इंटरम से काम चलाया जा रहा है सर। हर चीज ही एड हॉक है, इंटरम है। एक जुल्म मौजूदा पंजाब हुकूमत ने किया कि महकमा अनहार का बजट 51% स्लैश कर दिया। वाह। जिन लोगों ने ये बंदों की हिफाजत करनी थी, रिपेयर करनी थी, वो क्या करेंगे? और जब ये सैलाब आएगा तो आप 2 गुना नहीं 3 गुना ज्यादा पैसे देंगे। तो मैं इन सब हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं कि ये काम किसने किया? इनको इस चीज का इल्म नहीं कि कुछ इदारों का बजट नहीं काटा जाता। मेरे दादाजी का एक भाई था सर, वो सैलाब में बह गया। वो भी दादा ही है तुम्हारा? दादाजी का एक भाई था, यानी कि मेरे दादा ही थे वो भी। तो फिर वो सैलाब में बह गए और वो सिंध से जाके जिंदा निकल आए। वो मगरमच्छ थे, बहुत बड़े वो तारू थे। कहां से आए थे वो? जलंधर तो। जलंधर तो या ये ब्यास में गिरे होंगे, अगर गिरे हैं वो तो फ्रॉडिये हैं, जिस तरह का ये है इसका दादा भी ऐसा ही होगा। और या फिर सतलज में, दोनों दरियाओं का सत्यानाश हो चुका है। ये 60 से पहले की बात है, ये बात की पहले की बात कर रहा हूँ, पार्टीशन से पहले की। वैसे उस वक्त तक तो दोनों दरियाओं में पानी था और सतलज तो बहुत बड़ा दरिया। और वहां निकल के उन्होंने फोन किया पीछे जलंधर, तो देखो फोन पिजिया ही नहीं होता। आप रावी में नहाए हुए हैं?
बहुत दफा मैंने क्रॉस किया है, पार भी किया है। नहीं तुझे रावी साइकिल ते पार कीता कि ऑडियंस ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ कि आपने रावी किस पर पार किया? कछुए पे बैठ के भी कर सकते। नहीं कछुआ तो बैठा हुआ सी। और मैंने ऐसे पार किया, क्या हो गया? कैसे ऐसे मच्छियां समझिया कोई मंगन वाला जा रहा है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਣਾ ਸੁੱਟਿਆ ਰਾਵੀ ਚ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਗੱਲ। ਉਹ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਦੁਆਣੇ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਲੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। वाटर लू, वाटर बॉल और वाटर मेलन। रावी भी सर कितना खूबसूरत दरिया था, लेकिन खतरनाक कहा जाता है रावी को। खतरनाक अब हुआ है। अब एक तो वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 0 है, नीचे 2-3 फुट शॉपर बैग्स की तय है, और उसके अलावा पूरे लाहौर का गंद उसके अंदर जाता है। ऐसी जगह पर जो बैक वाटर्स बचते हैं वहां पर बड़े बड़े कछुए हैं। ये कछुए हैं जो खींच के ले जाते हैं नीचे। सब रेत काट काट के उसे खाना खराब किया। रेत निकाल निकाल कर इन्होंने टोबे बना दिए उसके अंदर। यानी एक जगह पर वो 10 फुट है, एक जगह पर 3 फुट है, और एक जगह पे वो 42 फुट है। रेत निकालने वाला पूरा माफिया एक। जी जी, आप उसकी मर्जी के बगैर ठेका नहीं ले सकते, एक बाल्टी नहीं निकाल सकते। जिस तरह टिम्बर माफिया है उसी तरह रेत माफिया, इसी तरह कराची में वाटर माफिया। हमारा मुल्क माफियाज चला रहे हैं। जिस दिन माफियाज से निजात मिल गई ये मुल्क यूं टेक ऑफ करेगा, आप देखते रहेंगे। और ये माफिया हमारी पकड़ में तो शायद ना आए, इंशाल्लाह खुदा की पकड़ में जरूर आएंगे। Continuous रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। अच्छा आपका आइडियल क्या है? मेरा आइडियल संजय दत्त है जी। संजय दत्त नहीं अवेलेबल है, गंजे दत्त ठीक है। तो जी ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ अगर कराते जावे। तू बहुत जिद्दी है, तू करा के रहना। वेलकम बैक। जी नायब, खबर है कि शादी से बचने के लिए अगवा का ड्रामा रचाने वाला नौजवान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बड़ा फिल्मी किस्म का नौजवान था सर। अब वो क्या करता बेचारा? किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में मुलाजमत करता था, खुद इंजीनियर था, और अपनी किसी कोलीग में इंटरेस्टेड था जो कभी उसकी क्लास फेलो भी थी। अब गांव में उसकी शादी बगैर उससे कंसल्ट किए रख ली गई। ऐसा अब भी होता है जी, हमारे यहां भी होता है, उधर भी होता है कि उससे पूछने की जहमत भी किसी ने गवारा नहीं की। बुज़दिल था ना, इसलिए माँ बाप के आगे उसने इनकार नहीं किया। बाकायदा अपने दोस्तों में शादी कार्ड्स तकसीम करता रहा और ताकीदें भी करता रहा कि जरूर आना। लेकिन बेसिकली मुझे लगता है ना सिर्फ बुज़दिल था, क्रिमिनल भी था, क्रिमिनल माइंडेड। कि एन शादी से 2 दिन पहले अगवा हो गया, खुद ही ड्रामा रचाया जी मुझे अगवा कर लिया गया और 5 लाख रुपया तावान वसूल किया गया अपने प्यो को। बाप से ही उसने सोचा होगा कि इस ट्रेजेडी के स्पॉइल्स में से कुछ मुनाफा बनाना चाहिए। उधरों भी प्यो दे पैसे लगे थे, इधरों भी ले रहे हैं। देखो ना, संगदिल लोग, सफाक लोग अपनी तरफ से प्रिटेंड कर रहा है कि जनाब मैं बाप की हुक्म अदुली नहीं कर सकता, हालांकि बाप का दिल तोड़ने वाली बात है ये। बिल्कुल, जब उसे पता चलेगा, ये नहीं सोचा इसने कि उसका क्या हशर होगा। अरे वाकया किथों दा है? इंडिया का भी, इंडियन पंजाब का। अच्छा। तो भागता फिरता रहा, दिल्ली चला गया, दिल्ली से फिर आगरा चला गया, हरियाणा जाकर फिर पंजाब, वहां से जाके पकड़ा गया। अरे आगरा भी तो पंजाब ही चाहिए ना? आगरा यूपी में है, दिल्ली के करीब है लेकिन यूपी में है। यूपी और राजस्थान इनके जंक्शन पे है, इसके करीब तरीन जयपुर है। पकड़ा वहां से, राजस्थान से गया, हरियाणा से। रे तेरा ध्यान किथे वे खोतिया? ये किसे कह रही हो? मेरा ख्याल हकीम साहब नु कह रहे। ਤੁਸੀਂ आप सोचो ना आफ्ताब साहब, ओए होए जब बच्चा इस तरह करेगा तो प्यो ते की बीती होएगी। आप कौन है जी? ये इस बच्चे के वालिद हैं जी। ये श्रीमती जी इनकी बेबी बनने वाली थी। ये मेरे पास काम करता है ये बच्चा। ओहो, मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है। कंपनी आपकी है और ये लड़के का बाप है। जी बाप। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ आफ्ताब साहब, ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। क्यों बेशर्मी की तुमने ये? ਭਾਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਮਨਦੀਪ ਨਾਂ ਹੈ ਮੇਰਾ। अच्छा। ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। जब उन्होंने तुम्हारी तारीख रखी, दिन रखे, हाँ जी, तो इतनी प्यारी ये लड़की है, तुमने क्या सोचकर इससे शादी नहीं की और फ्रॉड करके भाग गए? देखिए मैं असल में आपको बताता हूँ, बात असल जो है ना वो मुझसे सुने आप।
ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਜੌਬ ਕਰਦਾ बस ठीक है चबड़ा या चुप कर बाकी ऐसे काम का लाल टाई लगा के आगे हमें इम्प्रेस करने की। असल में मैं जो बात करना चाहता हूं ना उसको जरा फॉलो कीजिए। ये बच्चा पिछले 3 साल से मेरे पास काम कर रहा है और इसकी जो एक्टिविटीज हैं वो मुझे कुछ मशकूक दिखाई दे रही थी। अच्छा। मेरे यहाँ ये एक लड़की वहां काम करती है। मुझे कुछ मुलाजमीन ने ये बात बताई भी कि जी ये कुछ इनके जो मामलात हैं वो गड़बड़। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਟਾਈ ਨੂੰ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦਾ ਬੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ कुछ और होती है भैया, आप बात को छोड़ के कहीं और निकल जाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਖੁਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੁਕਾਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। क्या नाम है इसका? खुराना। खुराना साहब। हाँ जी। और ये सेम डे दोनों गायब थे। आप खामोश हो जाएं थोड़ी देर, मुझे इनसे बात करने दें। यार इसके साथ तुमने शादी नहीं की, तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी? असल मैं बताता हूँ आपको बात। चुप। ਅਸਲ ਤੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਦੇਗਾ ਪੱਕੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। हाय हाय। ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, मैं 2 घंटे डांस किया उत्ते। तो उन्हें मेरा बच्चा आ जाएगा। एक बंदे ने मेरे काने से आके कहा कि बच्चा तेरा अगवा हो गया। तुम पता है रोमानिया में एक बड़ी दिलचस्प रिवायत है कि रिश्तेदार आते हैं, वो दुल्हन को अगवा करते हैं पहले। दुल्हन बड़ी बेरज़ा और रग़बत उनके साथ चली जाती है, फिर एक भारी तावान अदा करके दूल्हा लेकर जाते हैं। जिस तरह जुत्ती छुपाई नहीं होती, दुल्हन छुपाई है, तो ये दुल्हन छुपाई होती है। असल में ये रस्म मैं आपको बताता हूँ, ये जो अभी आपने जिक्र किया। चाहे हो जाए मतलब ट्रेन च दोस्त बनते हैं। ये लड़की से पूछते हैं, क्यों जनाब आपके क्या तासरात है? देखिए जी मेरे साथ कितनी ज्यादती हुई है। मेरा नाम मधुरी है और देखे ना आज तक मेरे साथ किया क्या है। इस वजह ना मैं दौड़िया जी। बाकी आवाज कैसी है आपकी? आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं मैं नहीं मजाक पढ़े लिखे हैं। आप जरा धीमे अंदाज में बात करें ना। मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ जी। ना जिस तरह तू बोलन दई है हर लाड़े ने दौड़ जाना ही मान ला। असल च मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। इशफाक मिट्टी शायरां ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ ਹੋ और मेरा खून जलिया उस टाइम कि तुसी शायरां के खिलाफ बोल रहे हो। आज तुम खुद भी जल जाते। मैं इतना रोई थी जब ये गुम हो गए थे। ये तू चुप ही कर हो ना, भी ਅਸੀਂ भी दौड़ जाइए। आप फिर मैंने 2 मिनट दे दियो तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂ। जनाब गल है वे जो पहला सैलाब आया ना, यकीन करो 2 दिन बाद मेरी पुदैश हुई है। जो 86 का सैलाब आया मैं मैट्रिक गई था और मेरे वालिद साहब बड़े खुश हुए। ये पेपर देने से सैलाब अंदर ही आ गया। ना जी ये अर्ज कर रहे हैं, खबरें किथे लड़ियां ने हिजर दी सूली चढ़ियां ने। वाह मिट्टी साहब, अखां दी गल हो रही भैन। खबरें किथे लड़ियां ने हिजर दी सूली चढ़ियां ने, ए जुस्सा किथे टंगिया है सावां किथे अड़ियां ने। जी वाह, ऐसा तैयारी ना आया इस दफा। चीप शायरी। मेरा आइडियल भी नहीं है ये। तुम्हारा आइडियल नहीं है? नहीं। तो फिर लानत भेजो इस फजूल आदमी पे जो है ही मिट्टी, उसको मजीद मिट्टी करो। तो मैंने तुमसे शादी करनी नहीं। अच्छा आपका आइडियल क्या है? मेरा आइडियल संजय दत्त है जी। संजय दत्त नहीं अवेलेबल है, गंजे दत्त ठीक है। तो जी ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ अगर कराते जावे। तू बहुत जिद्दी है, तू करा के रहना। यार कैसे कैसे फ्रॉडिये लोग होते हैं। फ्रॉड करके बाप से 5 लाख रुपया हथिया लिया। उन्हें बेशर्म। अभी पिछले दिनों मैं खबर पढ़ रहा था, फैसलाबाद की एक कंपनी उम्रे का झांसा देकर लाखों बटोरती है, और देखो उम्रे के नाम पे। लेकिन जिसने डरना नहीं है, जिसके हड्डियों में अल्लाह का डर, मोहब्बत तो खैर अल्लाह की क्या होती है, अल्लाह का डर भी नहीं है, फिर वो यही कुछ करेंगे। फिर यहां से जहाज के जहाज भेजे जाते हैं रमजान मांगने वालों के। वो खैरात मांगते हैं। रमजान बहुत बड़ा बिजनेस है। तो सर हमें क्या करना चाहिए इनसे बचने के लिए? इनके हर बोर्ड के ऊपर लिखा होता है, लिखना लाजमी है कि ये हमारा एनरोलमेंट नंबर है। जिस तरह नेशनल टैक्स नंबर है ना, NTN होता है, उस नंबर की थोड़ी सी छांट फिटक कर लें। तरीकाकार क्या है? एक नंबर है 8331, उस पर एनरोलमेंट नंबर टेक्स्ट कर दें कि क्या जनाब ये बोनाफाइडी है, ये है ऐसा नंबर, जेन्युइन है, उसी से पता चल जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी गल है सर जी। अगर तो ये कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो उसका नाम, पता, कोटा हर चीज आ जाएगी, और अगर ना हुई तो फिर उसके बारे में मशकूक सी मालूमात, अधूरी मालूमात या सिरे से जीरो मालूमात होंगी। हर शख्स, मैं समझता हूं हज और उम्रा पे जाने वाले को चाहे कितनी आपको यकीन दहानी करवाए
वो शख्स जो आपके लिए जो फैसिलिटेट कर रहा है आपको, आप एक दफा कंफर्म जरूर करें। मैंने तो सोचा मैं शादी नहीं करूंगी, दासी बन जाऊंगी। अब रेखा जी भी तो है ना। पर उन्हें कीता सी ब्याह। रेखा ਤੁਹਾਡੀ बड़ी फेवरेट रही है। नहीं, उसकी नानी होगी आपकी फेवरेट, आपकी हमअसर तो वही होगी ना। दूसरे नु क्रैक समझना है, माड़ा समझना है। तुमने जुर्रत कैसे की ये कहने की कि रेखा मेरी फेवरेट नहीं है? मेरा राइट है, मैंने पसंद है या नहीं पसंद। तुसी कौन होंदे हो? नहीं, ये बात मानने वाले। रूबी तुम बताओ कि इस जैसा बंदा कहे जी रेखा मेरी पसंद नहीं। हाय हाय, मैं तो आप रेखा दी एडी फैन। हकीम बोलते नहीं हो आप? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹੋਟਲ ਜਾਂਦੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਾਬਣ ਵੇਖ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਧੋ ਲੈਂਦੇ हर वक्त बोलता रहता है, बेकार बोलता है। ਮੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਧਰ ਆ ਜਾ, ਚਾਵਲ ਲੈਣੇ, ਕੋਰਮਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਲੈ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਧਰ ਰੱਖੋ, ਉਧਰ अपने कमरे से 4-5 पराता रहा के। अब जो बांटना है उधर बांट। मैं क्यों रखूंगा अपने कमरे में? उर्दू नरम पई कि नहीं? यार कैसा बदखसलत हकीम है ये। अगर लफ्ज बड़े याद, लोग 2,500 लफ्ज याद है। बद खसलत तो फक्के तफल्ला, शरबंदा दे नाम बड़े याद ने। नहीं मैनू दसन दे, मैं बहनोई मैं कह रहा शरबंदा दे नाम मैनू दस रहा मेरा साला है। जी गल हो रही सी कि रेखा तुहानू पसंद नहीं। जी मैं कह रहा कि मैनू पसंद होवे, उन्हें मैनू मुंह ही नहीं लाना, मैं क्यों पसंद करा? तुहानू रेखा दी कोई फिल्म पसंद है? फिल्म तो मुझे उसकी इजाजत बहुत पसंद थी, वाह वाह। लेकिन रेखा का काम उसमें कोई ऐसा नहीं था। काम वाली कौन सी पसंद थी जी? उत्सव। वो आर्ट टाइप सी। आर्ट टाइप ही थी, लेकिन अच्छी फिल्म। लेकिन रेखा तो मैनू भी बहुत पसंद सी। जी फिल्म उत्तफ सी ना, ये जरा बेशरम जी फिल्म सी। एक बोल्ड सब्जेक्ट पे थी, लेकिन क्या शानदार गाना था, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। हेमा मालिनी पसंद है थानू? क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। ये धर्मेंद्र बाजी से मार खाएगा। मार भी मैनू धर्मेंद्र बाजी को पवा रहे हैं। तंदुरुस्त बंदा जिसे पहले एडा डांडे, माड़े जे बंदे को 2 दिन चपेड़ा मरवा दे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਜੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਸ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।